हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं 8 चैप्टर कोशिका के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से बना होता है। हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी जो व्यवस्था बैठी हुई होती है वो किस प्रकार से बैठी होती है? कोशिका के हिसाब से बैठी होती है। क्योंकि हमें भी ये पता है कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। उत्तक से क्या बनते हैं? अंग। और अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। तो इन सब में क्या काम आ रहा है? कोशिका काम आ रही है। फिर हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी, सबसे लंबी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। फिर हमने पढ़ा था कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? आदि प्रकार की कोशिका होती है। यूकेरियोटिक कोशिका मतलब नई प्रकार की कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हमने थोड़ा बहुत पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया। ये सब हम पढ़ के आए हैं। तो जो मोनेरा जगत है उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। और पीछे वाले 4 जगत प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया, इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो हमने उसमें थोड़ा बहुत प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। अगर किसी केंद्रक के बाहर अगर कोई आवरण नहीं होगा, आवरण को केंद्रक कला कहते हैं, तो वो क्या होगा? केंद्रक स्पष्ट प्रकार से हमें दिखाई नहीं देगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा ही होता है, यानी कि कोई कोशिका पाई जाती है, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, और केंद्रक के बाहर क्या होता है? केंद्रक कला नहीं पाई जाती। अगर केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी तो केंद्रक क्या हमें स्पष्ट विभेदित होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है? केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, इसलिए स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं होता है। ऐसे केंद्रक को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, केंद्रक काप कहते हैं। अगर इस प्रकार का केंद्रक है कि स्पष्ट विभेदित होता हुआ केंद्रक हमें नहीं दिखाई दे रहा है और केंद्रक के बाहर क्या होता है? केंद्रक कला नहीं पाई जा रही है। जैसे यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर एक केंद्रक, इससे क्या होता है? स्पष्ट विभेदित होता हुआ केंद्रक दिखाई देता है, वो इसमें नहीं पाया जाता है। तब ऐसी अवस्था को भी कुछ कहेंगे, तो इसे क्या कहते हैं? केंद्रकाव्य न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ जो नग्न अवस्था में रहता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है वो किसी चीज से कवर्ड रहता है, बिल्कुल बिखरे हुए रहते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? नग्न अवस्था में रहता है। इनमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 1 होती है। हमें ये पता है कि कोशिका में केंद्रक होता है, गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनमें गुणसूत्र की संख्या सिर्फ कितनी होती है? 1 होती है। गोलाकार डीएनए पाया जाता है, यानी कि एक डीएनए पाया जाता है और एक और गोलाकार वर्तुल, ये तो मुख्य डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा एक गोलाकार डीएनए पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। गोलाकार डीएनए पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। यानी कि मुख्य डीएनए के अलावा भी एक डीएनए पाया जाता है, वो क्या होता है? गोलाकार होता है, तो उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है, यानी कि जो प्लाज्मिड डीएनए होगा उसका उपयोग किस में किया जाएगा? जैव प्रौद्योगिकी में। जैसे कोई दवाई बनानी है तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? प्लाज्मिड का प्रयोग करेंगे। झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्पर्दवी जालिका, गोल्जी इकाई, ये सब क्या है? झिल्ली युक्त कोशिकांग है। जब हम यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तब एक एक कोशिकांग के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी भी इतना ध्यान रखना है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्पर्दवी जालिका, गोल्जी इकाई, ये सब जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और झिल्ली रहित कोशिकांग पाया जाता है। और झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। और वो भी किस प्रकार से पाया जाएगा? 70 इस प्रकार से पाया जाएगा। अगर यूकेरियोटिक कोशिका होती तो उसमें 80 इस प्रकार का पाया जाता है, लेकिन ये राइबोसोम इसमें कितने प्रकार का पाया जाएगा? 70 इस प्रकार का पाया जाता है। कोशिका झिल्ली से बनी एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मेसोसोम कहते हैं। यानी कि कोशिका है, कोशिका क्या होते हैं? कोशिका के बाहर एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वो क्या होती है? अंतर्वलित हो जाती है, इस प्रकार से अंतर्वलित हो जाती है। तो जो ऐसी संरचना होगी उसे क्या कहेंगे? मेसोसोम कहेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? मेसोसोम पाया जाता है। इनका क्या कार्य होता है? श्वसन का कार्य होता है। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन आता है कि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया किसके समतुल्य है? प्रोकैरियोटिक में तो वो मेसोसोम के समतुल्य होता है। कोशिका झिल्ली से बनी एक संरचना मेसोसोम होती है जो यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होती है।
ये श्वसन का कार्य करती है। अब जो मेसोसोम होता है वो पुट्टिका के रूप में भी होता है, नलिका के रूप में भी होता है और पटलिका के रूप में भी होता है। कोशिका भित्ति जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी कोशिका भित्ति भी पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में, तो वो किसकी बनी होती है? पेप्टोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब हम देखते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है? जो भी मोनेरा जगत के सदस्य हैं उनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण भी वही है, जैसे सभी जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग पाया जाता है। राइबोसोम वो भी 17 इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है तथा इनके 3 स्तर होते हैं। कोशिका भित्ति के 3 स्तर होते हैं। पहला क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो कोशिकाओं में, यानी कि बैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें भी पाई जाती है, सभी जीवाणु में, नील हरित शैवाल में जिसमें भी पाई जाती है, उनमें क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स की अलग अलग संरचना होती है, यानी कि कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो एक ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो ढीली प्रकार से आच्छादित होता है। नीले प्रकार से आच्छादित होता है, उसे क्या कहते हैं? औपंग कवक। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्या करती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। सबसे बाहरी परत, आंतरिक परत और मध्य परत, 3 परत होती है। तो सबसे बाहरी परत कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या होती है? ढीली प्रकार से आच्छादित होती है। इसको क्या कहते हैं? औपंग परत। दूसरी होती है मध्य परत। मध्य परत तो क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ये क्या करती है? कोशिका को एक आवरण प्रदान करती है। तो ये क्या करती है? कोशिका को आवरण प्रदान करती है। अगर कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो ये सब बिखरे हुए रहेंगे, कोशिका को कोई आवरण नहीं होगा। तो ये एक आवरण प्रदान करने का काम कौन कर रही है? कोशिका झिल्ली कर रही है। तो ये क्या होती है? इसको क्या कहते हैं? मध्य परत। तो वो क्या करती है? कोशिका को आवरण प्रदान करने का कार्य करती है। और सबसे होती है अंदर एक आंतरिक परत। तीसरी होती है आंतरिक परत। इसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, किसको कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तथा इनकी कौन सी परत होती है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या आते हैं? सभी बैक्टीरिया, सभी जीवाणु, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है सभी में। माइकोप्लाज्मा जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी रह सकती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। नील हरित शैवाल, इनमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। अब जैसे जीवाणु है,
तो जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? 1 ग्राम धनात्मक और 1 ग्राम ऋणात्मक प्रकार के जीवाणु होते हैं। जो जीवाणु अभिरंजित हो जाते हैं, यानी कि जिसमें रंग हो जाता है और जो अल्कोहल से धोने पर भी वो नहीं हटता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। और वो जीवाणु जिसमें जो रंगीन नहीं होते हैं, रंगते नहीं है, और जो अल्कोहल अगर रंग भी गए तो अल्कोहल से धोने से वो क्या हो जाता है? साफ हो जाते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे? ग्राम ऋणात्मक प्रकार के जीवाणु। तो हम पढ़ते हैं जीवाणु भी 2 प्रकार के होते हैं। जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। एक ग्राम धनात्मक, ग्राम धनात्मक जीवाणु किसे कहते हैं? जो अभिरंजित हो जाते हैं। और दूसरा ग्राम ऋणात्मक, जो अभिरंजित नहीं होते हैं। रंगने की ये 2 प्रक्रियाएं। और जीवाणु मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये तो हमने जब मोनेरा जगत पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। ये किस प्रकार से? अभिरंजन के प्रकार से, यानी रंगने के प्रकार से है, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। लेकिन जीवाणु जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है गोलाकार, जिसे हम क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं, माइक्रोकोकस, बैक्टीरी। तथा एक होता है छड़ाकार, जिसको क्या होता है? छड़ के आकार का होता है। एक होता है कोमा के आकार का, जिसे हम विब्रियो कोलेरी कहते हैं। तो देखो हम लिखते हैं, पहला होता है गोलाकार। जीवाणु किस शेप का होता है? गोल आकार का होता है, इसे हम क्या कहते हैं? गोलाकार जीवाणु कहते हैं। दूसरा होता है छड़ाकार, यानी छड़ के आकार का होता है। इस प्रकार से एक चम्मच होती है, इस प्रकार से एक जीवाणु की संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? छड़ाकार कहते हैं। तीसरा होता है कोमा आकार का। इस प्रकार से संरचना होती है। ऐसा जीवाणु कौन सा होता है? विब्रियो कोलेरी जीवाणु। एक होता है गोलाकार, छड़ाकार, कोमाकार तथा एक सर्पिलाकार। इनकी आकृति सांप की तरह होती है और ये क्या होते हैं? फ्लेजिला पाए जाते हैं। तो जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। गोलाकार, जिसे हम कोकस भी कहते हैं, माइक्रोकोकस जीवाणु। छड़ाकार, जो ये क्या होते हैं? जेंटोमिनास प्रकार के होते हैं। छड़ाकार यानी इनकी छड़ के जैसी आकृति होती है। कोमा आकार के विब्रियो कोलेरी होते हैं। सर्पिलाकार सांप की जैसे आकृति के होते हैं। तो जीवाणु हो गए मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब जीवाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। जीवाणु की संरचना में क्या होता है? जीवाणु में चलने के लिए, गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? फ्लेजिला पाए जाते हैं, यानी कशाप पाए जाते हैं। उनमें भी 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। जीवाणु के गमन के लिए फ्लेजिला पाए जाते हैं। जीवाणु के गमन के लिए, जिसे हिंदी में कशाप कहते हैं, कशाप या फ्लेजिला पाए जाते हैं। ये कितने, इसकी क्या संरचना होती है? 3 प्रकार से। एक तो आधारीय, जो आधार जिसे चिपके रहते हैं, कोशिका भित्ति से फ्लेजिला निकलते हैं, तो ये जो आधार से चिपके रहते हैं उसके आधारीय भाग। एक होता है हुक, जिससे वह जुड़े हुए रहते हैं। और एक होता है तंतु। जो लंबी संरचना होती है वो क्या होती है? तंतु संरचना होती है। तो इसके कौन से कशाभिका के 3 प्रकार हो गए, भाग हो गए। फ्लेजिला पाए जाते हैं तथा कशाभिका के 3 भाग होते हैं। पहला हो गया आधारीय छेद, आधारीय भाग।
दूसरा हो गया हुक जैसी संरचना, जिससे वो क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली से चिपके हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो वो क्या हो गया, हुक। और तीसरी जो लंबी संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, तंतु। तो कशाप जीवाणु के गमन के लिए कशाप पाए जाते हैं, वो भी इनके कितने पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन सा, आधारी, हुक और तंतु होता है। तो ये हो गए हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं। एक क्या होता है, जीवाणु क्या करते हैं, एमआरएनए यानी मैसेंजर राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स का क्या कार्य होता है, प्रोटीन निर्माण का काम होता है। हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और कितने, कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 2 उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, एक तो 50 और एक 30 उप इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एमआरएनए से जुड़ जाते हैं, यानी संदेश भेजते हैं ना, उन आरएनए से जुड़ जाते हैं। तो उन आरएनए से जुड़कर ये कौन सी संरचना बनाते हैं, बहुगुणसूत्र की संरचना बनाते हैं। राइबोसोम एमआरएनए से जुड़ जाते हैं तथा पॉलीसोम या बहुगुणसूत्र कहलाते हैं। तथा राइबोसोम का क्या कार्य होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। तो ये होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पूरी। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हो गए तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होगा, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाएंगे, झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएगा। जो विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती है वो यूकेरियोटिक कोशिका होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे।